आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 6.4। कह रहा है दो सदिशों ए की वैल्यू है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एवं बी इक्वल टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप के अदिश एवं सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो स्केलर एवं वेक्टर प्रोडक्ट हमको इनके प्राप्त करना है कि क्या होगा। पहले स्केलर प्रोडक्ट फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है अदिश गुणनफल, यानी a डॉट बी। तो इक्वल टू हो जाएगा a वाला वेक्टर है हमारा 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, जैसा क्वेश्चन में दिया गया है। b वाला है हमारा माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। तो ये a और b का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट में हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 3 और माइनस 2 का गुणा होगा तो माइनस 6 आ जाएगा। और i कैप डॉट i कैप का गुणनफल 1 होता है। तो 1 को लिखेंगे तो गुणा फिर भी 6 ही बचेगा, इसलिए 1 को नहीं लिखा गया। माइनस 4 में 1 का गुणा होगा तो माइनस 4 आएगा। j कैप में j कैप का गुणा होगा तो 1 आएगा। तो 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 4 ही रहेगा। माइनस 5 में माइनस 3 का गुणा होगा तो माइनस 15 आएगा। k कैप में k कैप का गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। तो इस प्रकार से माइनस 25 आ जाएगा। ये अदिश गुणनफल है स्केलर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल क्या होगा तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सदिश गुणनफल के लिए a क्रॉस b लिखेंगे इक्वल टू, हमने आपको बताया था यहाँ पर देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि हमको पहले i j k लिख लेना है, फिर a वाले के घटक x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट लिख देना है, फिर b वाले के x y z कंपोनेंट लिख देना है। तो a वाले का x कंपोनेंट 3 है, y माइनस 4 है, z प्लस 5 है। देखिए चिन्ह सहित लिखना है, इस बात को ध्यान देना है। इसी प्रकार b वाले का a y कितना है माइनस 2 है, b y कितना है 1 है और b z कितना है माइनस 3 है। तो यहाँ पर देखिए उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो ए वाले का 3 माइनस 4 5। ध्यान रहे चिन्ह सहित लिखना है, जैसे यहाँ चिन्ह सहित गुणा हुआ है वैसे चिन्ह सहित रखना है। तो ए में 3i कैप था तो 3 लिख दिया, माइनस 4j कैप था तो माइनस 4 लिख दिया, प्लस 5k कैप था तो 5 लिख दिया। इसी प्रकार b में माइनस 2i कैप था तो माइनस 2 यहाँ लिख दिया, माइनस j कैप प्लस j कैप था तो 1 यहाँ लिख दिया, माइनस 3k कैप था तो माइनस 3 यहाँ लिख दिया। अब देखिए हमको लिखना कैसे है, ये चीज़ अगर अच्छे से आप समझ लेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट बना लेंगे और ब्रैकेट में बाहर i कैप प्लस यहाँ पर ब्रैकेट बना लेंगे, बाहर j कैप और फिर प्लस यहाँ ब्रैकेट बना लेंगे और बाहर k कैप। इस तरीके से हम लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि हम इसको छोड़ देंगे, पहले इसको छोड़ देंगे। i लिखना है तो i वाले को छोड़ देंगे, जो लिखना है उसको छोड़ के बाकी लिखेंगे। तो अब ये बचा तो इसमें इसका गुणा करेंगे, इसमें इसका गुणा करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें इसका गुणा करेंगे तो 4 3 12 और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा तो 12 आ गया 12। फिर अरे यहाँ पे लिखेंगे 12, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब इसमें इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा तो 5 हुआ। तो बचा कितना
12 में 5 गया 7, तो 7i कैप देखिए लिखा हुआ है। अब देखिए जे लिखना है तो जे वाले को छोड़ देंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे ये वाले को, तो ये दोनों बचेंगे। तो अब इसका गुणा करेंगे लिखेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे लिखेंगे। तो इसका गुणा कितना हुआ, 3 त्रिको 9 हो गया, तो 9 लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, और 5 दूना 10 हो गया माइनस का, और ये माइनस पहले से है, ये देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 3 है तो -9 होगा, और ये 5 दूना 10 है, तो 10 माइनस का है, और ये माइनस साइन लगा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा माइनस का 9 प्लस का 10। इसको फिर से साफ साफ लिखते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। जे वाला देखिए हमको लिखना है, तो जे वाला लिखना है तो इसको छोड़ देंगे, पहले ये लिखेंगे ऐसे गुणा करके इसको, फिर ऐसे गुणा करके इसको। तो जे लिखना है तो जे लिख दिया, अब ब्रैकेट के अंदर ये माइनस पहले रहेगा, जैसे आई लिखा था फिर यहाँ पर रहेगा। पहले अंदर देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, माइनस का 9, और ये 5 दूनी 10 माइनस का 10, ये 5 दूनी 10 माइनस का रहेगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है और अंदर माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 10। तो इस प्रकार से अगर इसमें करेंगे तो माइनस का जे और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा, 10 में -9 गए 1, तो ये माइनस का जे बचेगा, माइनस का जे बचेगा, माइनस का जे। अब जैसे के लिखना है तो के वाले को छोड़ देंगे, तो माइनस के, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको जब छोड़ दिया तो पहले इसका गुणा करेंगे फिर इसका गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 माइनस ये 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का ही 8 रहेगा। इस तरह माइनस का 8 रहेगा, तो ये माइनस का 5k आ जाएगा। इसको एक साथ लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा वो हो रहा है, एक साथ लिख के हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। हाँ देखिए गलती इसलिए हो रही है कि यहाँ पर ये -3 जो लिखा है, ये -3 नहीं है, यहाँ पर तो देखिए -3 लिखा है, और इंग्लिश वाली बुक में देखिए तो यहाँ पर देखिए +3 है, +3 जैसे लग रहा है, इसलिए गड़बड़ थोड़ा सा हो रहा है। कुल मिला के कैसे किया जाना है वो आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे क्वेश्चन में करना है ये ध्यान देना है। -3 हालांकि यहाँ भी लिखा है, तो कुल मिला के कैसे करना है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। तो हमको जैसे A क्रॉस B निकालना है, तो पहले हम आई कैप लिख लेंगे, आई कैप, और इसके बाद आई वाले को ही छोड़ देंगे। ये बचा तो ब्रैकेट में 4 3 12, और माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा तो 12 हो गया, फिर माइनस लगा देंगे, और माइनस लगा करके अब इसका गुणा करेंगे, तो 5 1 का गुणा होगा तो 5 होगा, तो ये 5 हो गया, प्लस अब जे कैप लिखेंगे, जो लिखेंगे उसी को छोड़ देंगे, तो अब इसको छोड़ देंगे। अभी इसका गुणा करेंगे तो 3 और -3 का गुणा होगा तो -9 हो जाएगा, और -2 और 5 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10 माइनस का 10 होगा, और यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +10 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस के कैप लिखेंगे। अब के लिखा है तो के को छोड़ देंगे, ये दोनों का गुणा करेंगे,
तो 3 में 1 का गुणा होगा। देखिए पहले इसको गुणा करना है, फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, ये क्रम चलना है। तो इसका गुणा किए जब हम पहले, तो देखिए 3 में 1 का गुणा होगा तो 3 हो गया, और 4 दूनी 8 माइनस का होगा तो 3 माइनस 8 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 12 में 5 गए 7, तो 7i कैप, और 10 में माइनस 9 गए 1, तो प्लस j कैप, और माइनस 8 में 3 गए तो माइनस 5k कैप। तो 7i कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप होना चाहिए। जो माइनस लगा है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसको ध्यान देना है थोड़ा। अब देखिए क्या करना है कि अब ये b क्रॉस a अगर करेंगे तो पूरे चिन्ह उल्टा हो जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं होगा। इसको उल्टा कर रहा है तो चिन्ह उल्टा कर दीजिए। तो 7 में माइनस 7i कैप हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा j कैप, प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5 का k कैप। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल हम लोगों ने किया। अब आगे आ जाता है कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड लिनियर वेलोसिटी में रिलेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लिनियर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध। तो इसके बारे में देखते हैं। तो कह रहा है इस अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि कोणीय वेग क्या है और घूर्णी गति में इसकी क्या भूमिका है। हम यह समझ चुके हैं कि घूर्णी गति में पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्ताकार पथ पर चलता है। तो रोटेशनल मोशन में जितने पार्टिकल होंगे जिस उस बॉडी के, वो एक सर्कुलर पाथ में चलते हैं। किसी कण का रेखीय वेग उसके कोणीय वेग से संबंधित होता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी कण का कोणीय वेग उसके रेखीय वेग से संबंधित होगा। इन दो राशियों के बीच का संबंध एक सदिश गुणन से व्यक्त होता है। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग का जो गुणनफल होता है वो सदिश गुणन होता है। सदिश गुणन के विषय में आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा है। तो पिछले अनुभाग में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब देखिए फिगर है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस जो है तो इसके परितः रोटेशन है। स्थिर जेड अक्ष के परितः घूमते दृढ़ पिंड के किसी कण P का वृत्ताकार पथ पर चलना। तो कोई कण P है, इसका वृत्ताकार पथ में चलने का हम के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। कह रहा है वृत्त का केंद्र C अक्ष पर अवस्थित है। तो वृत्त का जो केंद्र है वो अक्ष पर अवस्थित है। वृत्त का केंद्र यानी सेंटर जो है, ये जो एक्सिस है यहाँ पर स्थित है। तो ये जो वृत्ताकार पथ पर ये पिंड P चल रहा है, पार्टिकल P चल रहा है, तो ये वृत्त की त्रिज्या R है। कोण जो यहाँ से मान लीजिए इस P पॉइंट से इस P पॉइंट तक की बात हो तो एंगल डेल्टा थीटा है, और रेखीय वेग यानी लिनियर वेलोसिटी v है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या जो भी होगा वो माना जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये घुमाव के लिए ये चिन्ह बनाया है कि इस प्रकार से पिंड घूम रहा है। तो अब इसके बारे में स्टडी करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि आइए चित्र 6.4 पुनः देखें। जैसा ऊपर बताया गया है, किसी दृढ़ पिंड की एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णी गति में पिंड का प्रत्येक कण एक वृत्त में गति करता है। तो जायज बात है, सर्कुलर पाथ पे गति कर रहा है। अभी हमने फिगर देखा, ये वृत्त अक्ष के लंबवत समतल में होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये दो पॉइंट ये x और y एक ही कागज के प्लेन में है तो ये z एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है इस x और y के। तो यही बात कहना चाह रहा है कि ये वृत्त अक्ष के अभिलंबवत समतल में होते हैं,
जिनके केंद्र अक्ष के ऊपर अवस्थित होते हैं। इनका सेंटर एक्सिस पर ही स्थित होता है। जैसा ये सी पॉइंट में देखा जा रहा है कि ये जेड एक्सिस है, इसके एक्सिस में ही ये सेंटर स्थित है, जो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन या कर रहा है। ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और पूरा ये पिंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, क्योंकि इसकी एक फिक्स एक्सिस है और इस पिंड की एक्सिस इससे बाहर है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि जैसा ऊपर चित्र 6.16 में हमने चित्र 6.4 को फिर से बनाया है और इसमें स्थिर जेड अक्ष के प्रतः घूमते दृढ़ पिंड के एक विशिष्ट कण को बिंदु P पर दर्शाया है। तो कह रहा है चित्र 6.16 में देखते हैं 6.16 फिगर और फिर समझते हैं। तो यही देखिए 6.16 फिगर है हमारा। तो इसमें क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है हमने चित्र 6.4 को फिर से बनाया है और इसमें स्थिर जेड अक्ष के प्रतः घूमते दृढ़ पिंड के एक विशिष्ट कण को बिंदु P पर दर्शाया है, जैसा हमने यहाँ पर देखा है कि बिंदु P पर दर्शाया गया है। दर्शाया यह कण एक वृत्त बनाता है जिसका केंद्र C अक्ष पर स्थित है। तो देखिए एक सर्किल बना रहा है, वृत्त बना रहा है जिसका केंद्र ये C पर स्थित है और C जेड एक्सिस पर स्थित है। वृत्त की त्रिज्या r है जो बिंदु P की अक्ष के लंबवत दूरी है। अब ध्यान दीजिए त्रिज्या r है, ये r इस एक्सिस के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर है, ये कहने का मतलब है। चित्र में हमने P बिंदु पर कण का रेखीय वेग सदिश v भी दर्शाया है। तो यहाँ पर देखिए जो रेखीय वेग है उसको v को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसकी दिशा वृत्त के P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। तो जो वृत्तीय पथ है P का, उस पर अगर एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंशियल खींच दें तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वही रेखीय वेग की दिशा होगी। अब देखिए कह रहा है कि माना कि डेल्टा टी समय अंतराल के बाद कण की स्थिति P डैश है। तो डेल्टा टी समय के बाद कण यहाँ पर P डैश पॉइंट पर आ जाता है। चित्र 6.16 के हिसाब से तो कोण PC P डैश डेल्टा टी समय में कण के कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा का माप है। तो यहाँ पर देखिए जो ये डेल्टा थीटा है ये P से P डैश पर ये एक तरह से कोणीय विस्थापन है, क्योंकि ये कोण बन रहा है ना डेल्टा थीटा। तो ये कोण बन रहा है तो ये कोणीय विस्थापन है एक तरह से, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी समय में कण का औसत कोणीय वेग डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी है। तो औसत कोणीय वेग जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो कोणीय वेग औसत कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय होगा। कोणीय विस्थापन बटे समय कह सकते हैं। रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समय, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा बटे समय। देखिए कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। तो जैसे जैसे डेल्टा टी का मान घटाते हुए शून्योन्मुख करते हैं यानी 0 के लगभग लाते हैं, तो अनुपात डेल्टा थीटा पान डेल्टा टी का मान एक सीमांत मान प्राप्त होता है, जो P बिंदु पर कण का तात्क्षणिक कोणीय वेग डी थीटा पान डी टी है। तो देखिए डेल्टा थीटा पान डेल्टा टी में दोनों को अगर हम घटाते चले जाएं और शून्य के लगभग ले आए, जिसको टेंड्स टू 0 लिखते थे, तो उस स्थिति में हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी प्राप्त होगी, तात्क्षणिक कोणीय वेग प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू डी थीटा अपान डी टी। हमने बताया था कि जब बहुत कम कोण होता है या बहुत कम मात्रा होती है
तो डेल्टा की जगह डी लिखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि ताक्षणिक कोणीय वेग को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो ओमेगा लिखा जाएगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी, ताक्षणिक कोणीय वेग होगा। वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन के अध्ययन से हम जानते हैं कि रेखीय वेग सदिश का परिमाण v एवं कोणीय वेग ओमेगा के बीच संबंध एक सरल समीकरण v = ओमेगा r द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि v = ओमेगा × r होता है, जहां पर r जो है वृत्त की त्रिज्या है, v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। हमने देखा कि किसी दिए गए क्षण पर समीकरण v = ओमेगा × r दृढ़ पिंड के सभी कणों पर लागू होती है। अतः स्थिर अक्ष से r दूरी पर स्थित किसी कण का किसी क्षण पर रेखीय वेग vi होगा। तो रेखीय वेग vi होगा किसी क्षण पर, i का मतलब इंस्टेंटेनियस, इनिशियल नहीं, इंस्टेंटेनियस। तो vi = ओमेगा ri, ये हमारा फार्मूला निकल करके आ जाएगा। तो i का मतलब इंस्टेंटेनियस है यहाँ पर। तो यहाँ भी सूचकांक i का मान 1 से n तक बदलता है, जहाँ n पिंड के कुल कणों की संख्या है। तो ध्यान दीजिए i का मान 1 से n तक बदलता है। तो जब i 1 से n तक होता है तो हमने पीछे जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि i का मतलब इनिशियल, जबकि i का मतलब इंस्टेंटेनियस था, लेकिन 1 से n तक था तो मतलब प्रारंभ से अंत तक ताक्षणिक। तो i का मान 1 से n तक बदलता है, जहां n पिंड के कुल कणों की संख्या है। इस बात को ध्यान देना। अब अक्ष पर यानी एक्सिस पर स्थित कणों के लिए r = 0 और इसलिए v = ओमेगा r = 0। तो जितने भी अक्ष पर कण होंगे वो एक्सिस से उनकी दूरी r0 होगी। तो जब r की जगह 0 रखेंगे तो v = 0 आ जाएगा। कहने का मतलब जितने भी कण अक्ष पर स्थित हैं उनमें किसी भी प्रकार की रेखीय गति नहीं होगी। इससे यह स्पष्ट है कि अक्ष स्थिर है, अक्ष केवल स्थिर है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की लीनियर वेलोसिटी नहीं है। अब देखिए, ध्यान दें कि हमने सभी कणों का समान कोणीय वेग लिया है, इसलिए हम ओमेगा को पूरे पिंड का कोणीय वेग कह सकते हैं। तो जब सारे पिंडों का समान कोणीय वेग लिया है तो पूरे पिंड का भी कोणीय वेग हम ओमेगा कह सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है किसी पिंड की शुद्ध स्थानांतरण गति का अभिलक्षण हमने यह बताया कि इसके सभी कण किसी दिए गए क्षण पर समान वेग से चलते हैं। तो अगर केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो हमने पीछे फिगर पढ़ा था जिसमें कोई पिंड को अवनत तल मतलब इंक्लाइंड प्लेन पर फिसलाया जा रहा था। तो जितने भी कण थे सब समान वेग से चल रहे थे। तो इसीलिए कह रहा है कि किसी पिंड की शुद्ध स्थानांतरण गति यानी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का अभिलक्षण हमने यह बताया कि इनके सभी कण किसी दिए गए क्षण पर समान वेग से चलते हैं। इसी प्रकार शुद्ध घूर्णी गति के लिए हम कह सकते हैं कि किसी दिए गए क्षण पर किसी पिंड के सभी कण समान कोणीय वेग से घूमते हैं। तो ध्यान देना है कि ट्रांसलेशनल मोशन में सारे कण समान रेखीय गति से चलते हैं और घूर्णी गति यानी रोटेशनल मोशन है केवल प्योर रोटेशनल है, तो सारे कण समान कोणीय वेग से घूमते हैं। ध्यान दें कि स्थिर अक्ष के परतक घूमते दृढ़पिंड की घूर्णी गति का यह विलक्षण दूसरे शब्दों में
पिंड का हर कण एक वृत्त में गति करता है और यह वृत्त अक्ष के अभिलंबवत तल में स्थित होता है जिसका केंद्र अक्ष पर होता है, जैसा हमने पीछे फिगर में देखा है, जैसा अनुभाग 6.1 में बताया। तो एक एक्सिस के परितः वृत्ताकार गति होगी और उस अक्ष के अभिलंबवत सारे कण वृत्ताकार पथ में घूमेंगे और वो अक्ष केंद्र पर होगी। हमने अभी तक के विवेचन से ऐसा लगता है, हमारे अभी तक के विवेचन से ऐसा लगता है कि कोणीय वेग एक अदिश राशि है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एंगुलर वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, किंतु तथ्य यह है कि यह एक सदिश राशि है। हम इस तथ्य के समर्थन या पुष्टि के लिए कोई तर्क नहीं देंगे, बस यह मानकर चलेंगे एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन में कोणीय वेग सदिश घूर्णन अक्ष के अनुदिश होता है और उस दिशा में संकेत करता है जिसमें एक दक्षिणावर्त पेंच आगे बढ़ेगा जब उसके शीर्ष को पिंड के घूर्णन की दिशा में घुमाया जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब हम किसी पेंच को दाहिनी तरफ घुमाते हैं ऐसे तो वो मेज पर अंदर धंसता है और जब वामावर्त घुमाते हैं तो वो बाहर की ओर निकलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी से पता चल गया कि कोणीय वेग हमारा सदिश राशि है। तब दक्षिणावर्त पेंच को घुमाते हैं यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को घुमाते हैं तो मेज की तल पर अंदर की ओर धंसता है और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की ओर निकलता है। तो गति प्लेन पर हो रही है लेकिन परपेंडिकुलर उसकी गति है स्क्रू की, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी हमारी स्केलर नहीं वेक्टर है। देखिए चित्र 6.17 एक सदिश का परिमाण ओमेगा बराबर डी थीटा पान डी टी जैसा ऊपर बताया गया है। तो ध्यान दीजिए, देखिए फिगर बनाया गया है। कह रहा है यदि दक्षिणावर्त पेंच के शीर्ष को पिंड के घूर्णन की दिशा में घुमाया जाता है तो पेंच कोणीय वेग ओमेगा की दिशा में आगे बढ़ता है। तो अगर हम ऐसे घुमाएंगे पेंच को तो अंदर धंसता है तो इस दिशा में जाएगा जिधर तीर लगी है, और अगर बाईं तरफ ऐसे घुमाते हैं तो पेंच बाहर को निकलता है तो ये बाहर को तीर में चलेगा। तो यही कह रहा है कि जब पेंच को वामावर्त दिशा में घुमाएंगे तो ओमेगा की दिशा बदल जाएगी और ये इधर हो जाएगी। इससे पता चलता है कि ओमेगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी है ना कि स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए नीचे फिर एक फिगर बनाया गया है। तो इसमें बता रहा है कि कोणीय वेग सदिश ओमेगा की दिशा स्थिर घूर्णन अक्ष के अनुदिश है। तो स्थिर ये घूर्णन अक्ष है, इसके अनुदिश है ये ओमेगा की दिशा। तो ये देखिए अक्ष है, तो अक्ष है, अब ये ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घूमेगा तो ये अक्ष में ये एक प्लेन हो गया। तो प्लेन में अगर वामावर्त घूमेगा तो ओमेगा की दिशा नीचे की तरफ होगी, दक्षिणावर्त नहीं वामावर्त घूमेगा तो स्क्रू खुलेगा तो इधर को होगी। तो ये देखिए दिशा इधर को है तो ये इसके पैरेलल है यानी ओमेगा बाहर की ओर है इस अक्ष के इधर ऊपर की तरफ। और अगर ये दाहिनी तरफ घूमता तो नीचे को होती क्योंकि पेंच तब मेज पर घुसता चला जाता। तो वही कह रहा है कि कोणीय वेग सदिश ओमेगा की दिशा स्थिर घूर्णन अक्ष के अनुदिश है। पी बिंदु पर स्थित कण का रेखीय वेग पी बिंदु पर अगर होगा तो रेखीय वेग ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर है। यह ओमेगा एवं आर दोनों के लंबवत है और कण जिस वृत्त पर चलता है उसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। तो ये v हमारा ओमेगा और आर दोनों के लंबवत है। तो ये जो v है हमारा ये ओमेगा ऊपर को है और ये आर ऐसे है। तो आर की दिशा x अक्ष में और ओमेगा की दिशा z अक्ष में, तो ये v की दिशा y अक्ष में है, यानी इस x और z दोनों के लंबवत है v। ये देखने में लग रहा है क्योंकि हम ऐसे इसके अंदर की तरफ बना नहीं सकते इसलिए थोड़ा ऐसे बनाया है। तो गंभीरता से थोड़ा समझिए कि ओमेगा z एक्सिस में है, r हमारा x एक्सिस में है, v हमारा y एक्सिस में है। जब x y z तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो ये v ओमेगा और r दोनों के लंबवत होगा।
वही बात कह रहा है कि यहाँ ओमेगा एवं आर दोनों के लंबवत है v, और कण जिस वृत्त पर चलता है उसके ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। तो वृत्त जिस पथ पर चलता है तो स्पर्श रेखा जिस दिशा में जाएगी उसी डायरेक्शन में, स्पर्श रेखा का मतलब टेंजेंशियल जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में रेखीय वेग v या लिनियर वेलोसिटी v है। अब देखिए आगे कह रहा है कि आइए अब हम सदिश गुणनफल ओमेगा क्रॉस आर को ठीक से समझें और जाने कि यह क्या व्यक्त करता है। तो चित्र 6.17b को देखें, जो वैसे तो चित्र 6.16 का ही एक भाग है, पर यहाँ इसे कण P का पथ दर्शाने के लिए दोबारा बनाया गया है। तो चित्र 6.17b देखते हैं। तो ये चित्र 6.17b है। तो ये P पॉइंट यहाँ पर देखिए दिखाया गया है यहाँ पर, तो यहीं पर सारी चीजें केंद्रित होंगी। चित्र में स्थित जेड अक्ष के अनुदिश सदिश ओमेगा और मूल बिंदुओं के सापेक्ष दृढ़ पिंड के बिंदु P पर स्थित सदिश R बराबर OP दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए R बराबर OP है, OP ये दर्शाया गया है, R बराबर OP, और ये ओमेगा इस अक्ष के समांतर है, ये ओमेगा मतलब अक्ष के अनुदिश है। तो वही कह रहा है कि चित्र में स्थित जेड अक्ष के अनुदिश सदिश ओमेगा है और मूल बिंदुओं के सापेक्ष दृढ़ पिंड के लिए P का स्थित सदिश R बराबर OP दर्शाया गया है। ध्यान दें कि मूल बिंदु को घूर्णन अक्ष के ऊपर ही रखा गया है। तो मूल बिंदु को घूर्णन अक्ष के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा, अब ओमेगा ये देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में गलत हो गया था। तो ओमेगा क्रॉस R बराबर ओमेगा क्रॉस OP, क्योंकि R ही OP है, बराबर ओमेगा क्रॉस OC प्लस CP। इसको थोड़ा ध्यान देते हैं, OC प्लस CP, OP इक्वल टू OC प्लस CP लिख रहा है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखा जाए तो ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका विकर्ण ये हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वैसे करेंगे अगर तो OP इक्वल टू OC प्लस CP आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर OC प्लस CP लिख दिया है। OP की जगह OC प्लस CP लिखा है, लेकिन ओमेगा क्रॉस OC इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देखिए OC इस एक्सिस पे है, तो इस एक्सिस पे R 0 होगा, यानी OC पर R 0 हो जाएगा, ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, तो इसलिए रेखीय वेग इसमें नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सिस पे पिन पॉइंट है OC, उसके लिए ये रेखीय वेग 0 होगा, तो ओमेगा क्रॉस OC इक्वल टू 0 हो जाएगा। एस ओमेगा इज एलांग OC, अगर ओमेगा एलांग OC है, ये OC की दिशा में ये ओमेगा है देखिए, तो OC के एलांग ओमेगा क्रॉस OC 0 हो जाएगा। जब ओमेगा क्रॉस OC 0 हो जाएगा तो ओमेगा क्रॉस R बराबर ओमेगा क्रॉस CP केवल हमारे पास बचेगा, ये वाला ओमेगा क्रॉस CP, क्योंकि एक्सिस पर केवल रोटेशनल मोशन होगा, लिनियर मोशन नहीं होगा, लिनियर वेलोसिटी नहीं होगी, तो इसलिए ओमेगा क्रॉस OC 0 हो गया है, ओमेगा क्रॉस OC 0 हो गया। तो ओमेगा क्रॉस R बराबर ओमेगा क्रॉस CP ही केवल बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए ओमेगा क्रॉस R बराबर ओमेगा क्रॉस CP, सदिश ओमेगा क्रॉस CP ओमेगा के लंबवत है,
तो अगर ओमेगा क्रॉस सी पी को देखा जाए, ओमेगा क्रॉस सी पी, तो ये ओमेगा है और सी पी ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। तो वही कह रहा है कि ओमेगा क्रॉस सी पी ओमेगा के लंबवत है, यानी ओमेगा क्रॉस सी पी की वैल्यू क्या आएगी, ये आर है सी पी, तो ओमेगा क्रॉस आर कहें या ओमेगा क्रॉस सी पी, तो ये बराबर होगा वी के। वी हमारा लीनियर वेलोसिटी है, तो वो वी जो है हमारा ये इन दोनों के लंबवत है। ये सी पी है, ये ओमेगा है, तो ओमेगा जेड एक्सिस में है, सी पी एक्स एक्सिस में है, तो वी वाई एक्सिस में है, तो इन दोनों के ही तो लंबवत हुआ, परपेंडिकुलर। तो इसीलिए कह रहा है कि ओमेगा क्रॉस सी पी ओमेगा के लंबवत है, यानी वी जो है ओमेगा के भी लंबवत है और सी पी के भी लंबवत है, दोनों के, यानी जेड अक्ष पर भी तथा कण पी द्वारा बनाए गए वृत्त की त्रिज्या सी पी पर भी लंबवत है। अतः यह वृत्त के पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है, जैसा ऊपर हम पढ़े। अब ओमेगा क्रॉस सी पी का परिमाण ओमेगा सी पी है, क्योंकि ओमेगा एवं सी पी एक दूसरे के लंबवत। हमें सी पी को आर परपेंडिकुलर, जब यहाँ पर ऐसे बना दिया जाए कोई चिन्ह इस प्रकार से, इसका मतलब होता है लंबवत। तो ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें सी पी को आर के लंबवत से प्रदर्शित करना चाहिए, आर परपेंडिकुलर से प्रदर्शित करना चाहिए, ताकि इसके और ओपी बराबर आर के परिमाण में संभ्रम की स्थिति से बचा सके, यानी कोई भ्रम ना हो कि ओपी और आर कैसे हैं। तो सीपी और आर परपेंडिकुलर का मतलब सीपी और आर हमारे जो है वो ओपी बराबर आर में कोई भ्रम नहीं है, बल्कि लंबवत है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए ओपी और सीपी, तो ओपी ये है और सीपी ये है, तो ये 90 डिग्री यानी दोनों लंबवत हैं, इसलिए आर लिख के परपेंडिकुलर का साइन बनाया गया है। यह भी लंबवत का चिन्ह है, ये जो बनाया गया है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अतः ओमेगा क्रॉस आर एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण ओमेगा आर परपेंडिकुलर है, यह भी लंबवत है, और जिसकी दिशा कण पी द्वारा बनाए गए वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश है। यही बिंदु पी पर रेखीय वेग सदिश का परिमाण और दिशा है। अतः v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो पूरा निचोड़ निकल करके यहाँ पर इतना लिख दिया गया है। यहाँ पर देखिए ओमेगा क्रॉस आर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए v इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा नहीं लिख सकते, ध्यान दीजिए ओमेगा क्रॉस आर ही होगा। अगर इस तरह पलटेंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यही बात को बहुत अच्छे से समझना है। तो वास्तव में समीकरण 6.20 उन दृढ़ पिंडों के घूर्णन गति पर भी लागू होती है जो एक बिंदु के परता घूमते हैं, जैसे लट्टू का घूमना चित्र 6.6 में हमने देखा था। इस तरह के मामलों में आर कण का स्थित सदिश प्रदर्शित करता है, यानी पोजीशन वेक्टर बताता है, जो स्थिर बिंदु को मूल बिंदु लेकर मापा गया। ध्यान दें कि जब कोई वस्तु एक स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन करती है तो समय के साथ सदिश ओमेगा की दिशा नहीं बदलती। समय के साथ ओमेगा की दिशा यानी कोणीय वेग की दिशा नहीं बदलती। रेखीय वेग की देखिए बदलती है, लेकिन कोणीय वेग की नहीं बदलती। हाँ, इसका परिमाण क्षण क्षण पर बदलता रहता है। अधिक व्यापक घूर्णन के मामलों में ओमेगा के परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते रह सकते हैं। तो अगर बहुत अधिक व्यापक यानी बृहद पैमाने पर समझें तो ओमेगा के परिमाण और दिशा दोनों बदल सकते हैं, लेकिन ओमेगा की जनरली दिशा नहीं बदलती है, ये ध्यान देना है।
यहाँ तक ही अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए आगे हमारा आ जाता है कोणीय त्वरण। तो कोणीय त्वरण की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।